हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? यस। बोलो, क्या यस। था लास्ट टॉपिक? लिखना है, एक सवाल लिखो। इफ 5% ऑफ एनर्जी इफ 5% ऑफ एनर्जी 5% of energy supplied to a bulb 5% of the energy supplied to a bulb is radiated as visible light. Radiated at visible light, how many photons are emitted per second? How many photons are emitted per second by a 100-watt lamp by a 100-watt lamp by a 100-watt lamp if wavelength of if wavelength of if wavelength of light is if wavelength of light is if wavelength of light is 5.6 into 10 raised to power minus 5 centimeter. स्विगी रखे हो फोन में? स्विगी रखे हो फोन में? जोमेटो? तो ऑर्डर कर लो, बैठे बैठे खा लेना। क्या? नहीं नहीं, सर दे रहे हैं ना, डायरेक्टर सर, नया कोचिंग की खुशखबरी है। क्या हुआ? अंधेरा दिख रहा है? अच्छा, दो। अरे, कहाँ निकल जाते हैं? नहीं निकलते हैं ना, कहाँ अभी सब जब से आए तब से यहीं पे बैठे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट में हम भी झेले थे। स्टूडेंट जब थे ना तो हम भी झेले थे। हाँ, 6-6 घंटा झेले हैं, तुम लोग कम झेल रहे हो थोड़ा सा। 5 घंटा झेल रहा। हाँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा झेलना तो पड़ेगा ही। ब्रेक आज कल से होने लगेगा फिर से। आज थोड़ा 12:30 बजे तक खा के आना चाहिए था। उधर थोड़ा टाइम शिफ्ट किया गया था ना, खा लेते फिर। 19 देखते हैं। कैलकुलेशन में बड़े तंग रहते हो यार तुम लोग। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। कितना बोल रहे थे तुम? 28 इंटू 10 raised to power। थोड़ा सा कुछ गलती किया हो, अप्रोक्सीमेट सही लग रहा है। वो जो 28 करे हो ना, वो 1.4 है। अब वो सोचो कैसे हो रहा है 1.4। ध्यान से देखो, एनर्जी जो सप्लाई करा गया ना, वो कितना करा गया है। जो बल्ब को दिया जा रहा है उसका कितना परसेंट बल्ब
कन्वर्ट कर रहा है। हाँ मेन वो था ना, इसीलिए समझ गया। अरे ऊपर रख लो ऊपर। जी दिक्कत है। अरे वो धीरे धीरे दिक्कत चला जाएगा। नहीं कर पाओगे। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक फोटोन होता तो एच सी बाई लेमडा। अगर एन फोटोन है तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर अगर चाहिए तो पावर क्या होता है, ई बाई टी। तो इसकी जगह एन एच सी बाई लेमडा इंटू टी। और ये जो पूरा टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन एच सी बाई लेमडा पावर। हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है। तो एन कैलकुलेट करने के लिए पावर दिया होगा, एच सी का मल्टीप्लिकेशन तुमको पता है, लेमडा तुमको पता है, तो एन यहाँ से कितना हो जाएगा, पावर इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बल्ब को सप्लाई कितना कर रहे हैं, 100 वाट। वो यूज कितना कर पा रहा है, 5% यूज कर रहा है। मतलब अगर 100 दे रहे हो तो, अरे इसको कौन, अगर 100 दे रहे हो तो कितना यूज करेगा, बस 5 वाट यूज करेगा। तो इधर 5, ठीक है, इधर सॉरी उल्टा कर दी, यही तो कैलकुलेट करना है। इधर 5, लेमडा कितना दिया हुआ, 5.6 इंटू 10⁻⁵ 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करोगे किसमें, माइनस टू मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई एच। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁵ कितना 34, और 3 इंटू 10⁻⁸ 8। इसी को सिंप्लीफाई करना, या एक काम और कर सकते थे, ये नीचे वाला जो पूरा टर्म है इसको क्या करेंगे, नैनो या फिर एंगस्ट्रॉन में लिख सकते हैं। और जब नैनो एंगस्ट्रॉन में लिखेंगे ना तो ऊपर जो पावर है इसको चेंज करना पड़ेगा। पावर किस में दिया हुआ है, जूल पर सेकंड में दिया हुआ है। तो उसको कन्वर्ट किस में करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कन्वर्ट करना होता तो ऊपर 1.6 से मल्टीप्लाई होता, और इस नीचे वाले को जो तुम्हारा डायरेक्ट लेसन है उसको यूज करके लिख सकते थे। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1.4 इंटू 10⁻90। देखो इसमें होता क्या ना, जो ऑप्शन होता है ना बड़ी दूर दूर होता है, कोई 19 होगा, कोई 22 होगा, ऐसे होता है। तो जब कैलकुलेट करोगे ना, ये सबको सिंप्लीफाई करोगे ना, तुम्हें अंदाजत हल्का फुल्का हो जाएगा। जैसे इस सबको सिंप्लीफाई करोगे तो पता चल जाएगा ऊपर क्या आएगा। जो भी ऑप्शन होगा ना ये सेम दे देता है, सारे ऑप्शन में 1.4 सेम रहेगा। चेंज क्या करेगा, 19 दे देगा, फिर या 22, या फिर 27, या फिर 15। तो तुमको क्या करना है, बस ये वाला सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, बस उतना ही करना होता है। कितने दिन की छुट्टी थी, पढ़ाई तो करे होगे नहीं, कर रहे थे, काम करा रहे थे, क्या क्या काम, किसका, क्या पूजा कर रहे हैं यार। हाँ, क्या क्या खरीदे, शॉपिंग कितना दिन करे। हाँ यार बहुत सही था, खाना चाहिए था ना, मतलब 5 दिन वेस्ट कर दिए। सही है। तो मतलब क्या खाना चाहते थे तुम, हाँ, चिकन हो गया, अरे यार पूजा करने आए हो, चिकन खाओगे, हाँ हाँ हाँ, चलो कोई ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर वेव। क्या हो गया मतलब, चैप्टर खत्म हो चुका था। अच्छा एक बहुत ही फेमस राइटर, उसका नाम सुने हो, हाँ, नहीं नहीं साइंटिस्ट नहीं था, इसने एक पोएम लिखा है, बहुत ही फेमस पोएम है। नाम सुने हो कभी,
इधर सीबीएसई वाले कोई नहीं है? इस पढ़े नहीं हो? अच्छा, इसके अकॉर्डिंग उसने क्या करा कि जो ह्यूमन या जो भी ह्यूमन लाइफ है ना, उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड करा, मतलब 7 स्टेजेस में डिवाइड करा। सबसे पहला कौन सा? चाइल्डहुड। अरे ये तो कॉमन ही है ना, सबको पता ही होगा चाइल्डहुड है। वुड क्यों लिख रहा है यार, एज होना चाहिए। ठीक है, ये कहां से कहां तक हो सकता है? एक बार गेस, कब से कब तक? 0 से, फैन बंद कर दो यार, ये फालतू का हल्ला कर रहा है। एक तो उधर खटखट हो ही रहा है। कितना, 0 to, चलो 6। 6 के बाद जिंदगी नरक हो जाती है, पढ़ना लिखना पड़ता है। ठीक है। दूसरा दूसरा था स्कूल बॉय। स्कूल बॉय, स्कूल बॉय कहाँ से? 6 to, कब तक पढ़ते हो? आजकल 22, मैक्सिमम 24। मैं मतलब थोड़ा सा 2 तक ले रहा हूँ। उसके बाद थर्ड, थर्ड क्या था? नहीं जानते? थर्ड बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हाँ, ये थर्ड था। अरे शेक्सपियर भैया, सब कुछ भैया, इसने रोमियो जूलियट लेगा यार। है, तो इसके बाद ये अप्रोक्सीमेटली 22 to 30 आता। ठीक है। अब फिर इसके बाद जिंदगी और नरक बनती है। चौथा, चौथा सोल्डियर। अरे 32, नहीं नहीं, बदमाशी नहीं। क्या क्या कर दे? इमरान को है? नहीं नहीं, खुद खुद की बेइज्जती मत करो आप। चलो, और सिक्स, देखो फिर शेक्सपियर ना वापस आके अपना पोएम वापस लेके चला जाएगा। बोलेगा हम दुनिया से अपना जो पोएम लिखे थे उसका नाम हटा रहे हैं। 6 था जज। 5 था, अच्छा चलो 5 था। 6 ओल्ड एज, और लास्ट था सीनिलिटी, या फिर इसको मोस्ट एज बोल सकते हो। ये 45 टू अबाउट 60, 60 to 75, और अगर 75 के बचे तो फिर ये मोस्ट एज मिलेगा। ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या था ना कि वो अपने टाइम के अनुसार कर रहा था, अपने टाइम के अनुसार 7 बांट दिया, चलो भैया बचपन से यहाँ तक मजे करे, फिर ये सीखने साखने का काम, और इधर हाँ गीत गाओ, पोएम लिखो, शायरी करो, वो सारी चीज इधर। लेकिन इसमें एक और काम भी था, इसमें ये पढ़ने के बाद यूटिलाइज भी करना था, खाली उड़ाना ही नहीं था कुछ, वो भी करना था। ये सोल्डियर का क्या मतलब है? सब कोई मतलब आर्मी में तो ज्वाइन करता है नहीं, क्या मतलब है सोल्डियर का? अरे जब जब आदमी पैसा कमा लेता है ना, तो उसको लगता है कि थोड़ा नाम कमाए, थोड़ा सोसाइटी में इज्जत कमाए। तो जो नाम इज्जत कमाने वाला काम होता है ना, वो कहाँ होता है? इधर। अभी पहुंचे नहीं हो यहाँ तक, अभी हम बता रहे हैं तुम लोग कहाँ हो। उसके बाद जज। ठीक है, ये जज वाला सीन पता है किसका है? अभी जो अपने सर है, डायरेक्टर सर। उसके बाद वो कहाँ पहुंचेंगे? फिर बचे तो देखो अभी तुम्हारा सिचुएशन क्या चल रहा है ना, अभी मतलब इस प्रेजेंट जनरेशन का सिचुएशन क्या है, ये जो दोनों है ना, ये तीनों, 1 2 3, ये कन्वर्ट हो गया है ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो अभी कहाँ थे तुम? कहाँ थे? नहीं नहीं, किधर थे बताओ तो। हाँ, ठीक है ना। तो अभी मेन दिक्कत है कि जो शेक्सपियर ने बताया था ना, हम चल उसी पे रहे हैं, लेकिन ये पूरा 3 किस में कन्वर्ट हो गया? हाँ, इसमें कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो? देखो पटाखा बजने से पहले ना उसके पास नहीं कूदना चाहिए। हाँ, तो अगर बढ़िया से फॉलो कर रहे हो, फॉलो क्या, ये वाला नहीं, इधर वाला, तो अभी सोच लो अभी तुम हो किस में, और उसके अकॉर्डिंग हाँ टाइम के साथ करोगे ना तो मजा आएगा। टाइम के, अब 6 साल से शुरू कर देंगे ना, सुनो सुनो, 6 साल से शुरू कर दोगे तो क्या होगा भैया, आगे वाला जो है ना वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अगर सोल्डियर एंजॉय करना है, पहले तो लवर बॉय एंजॉय करना है ना, तो उससे पहले वाला जो है स्कूल बॉय, वो बढ़िया से करोगे तब होगा। नहीं तो पता चले कि सीधे जंप करके गए थे लवर बॉय पे, और पीछे वाला जो था वो तो बर्बाद हुआ ही। अगर पीछे वाला बर्बाद होगा तो आगे वाला भी गया। चलो अब कहाँ चलेंगे? फिजिक्स पे, मैटर वेव। क्या? कौन सा फिजिक्स?
अरे ये लेजेंड वेज है, लेजेंड। हाँ चलो लिखो मैटर वेव। क्या हम, क्या एज, एज यार मेरा 35 है ना। हाँ हाँ तो 35 वो चूज करे तो उसमें से। हाँ तो एंगल से थोड़े पता चलता है। चलो लिखो मैटर वेव। लिखो मैटर वेव, लिखो मैटर। देखो चलो इसमें बात क्या है मैटर वेव में। अब देखो इसके पहले ना बहुत ज्यादा खेल मचा है। मैटर वेव आने से पहले क्या मचा था, फिजिक्स में बहुत बड़ा तांडव चल रहा था। किसके किसके बीच में। बहुत पहले न्यूटन ने बोला था क्या, कि जो लाइट है ना उस पार्टिकल का बना हुआ है। अब लोगों ने माना नहीं। और साथ ही साथ में न्यूटन के साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि लाइट किससे बना हुआ है, वेव है। मतलब दो लोग अपने में लड़ रहे थे, एक कह रहे थे पार्टिकल है, एक कह रहे थे वेब है। तो लोग बात किसका मानेगा, जो बड़ा होता है थोड़ा सा। तो बड़ा कौन था उस टाइम के अनुसार, जब दोनों में लड़ाई चल रही थी, न्यूटन बहुत बड़ा था। सब लोग लगभग उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा आदमी था ना, दूसरा आदमी जिसको हाइजीन्स बोलते हैं, हाइजीन्स का नाम सुने हो, उसी ने वेव के बारे में बताया। तो हाइजीन्स जो था ना वो कम पावरफुल था, लेकिन वो जो चीज बोल रहा था उसमें हल्का सा मिस्टेक कर रहा था, बाकी सही था। तो उसके सपोर्ट में एक बहुत बड़े योद्धा हैं जिनका नाम था मैक्सवेल। मतलब न्यूटन ने क्या बोला पार्टिकल, और उसने क्या बोला हाइजीन्स ने बोला वेव। दोनों पैरेलल पैरेलल चल रहे थे, ये सब पे डिस्कशन हो रहा था। तो कहीं कहीं हो रहा था ना कि जो वेव नेचर है वो जस्टिफाई कर रहा था लाइट। तो जहां वेव नेचर जस्टिफाई कर रहा था वहां लोग किसके साथ, हाइजीन्स के साथ। जहां पार्टिकल वाली बातें आ रही थी वहां किसके साथ, न्यूटन के साथ। तो अब एक चीज हाइजीन्स ने एक्सप्लेन कर पाया। उसने बोला कि जब सब बातें हो रही थी, लोगों ने बोला कि भैया ये बताओ अगर लाइट वेव है तो वो स्पेस में ट्रेवल कैसे करता है। तो उसने फेंक दिया एक चीज, बोला कि ये जो स्पेस है ना खाली नहीं है, इसमें एक इमेजिनरी मीडियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। और लोग ये पचा नहीं पाए। जब ये बात बोला ना कि जो लाइट है वो सन से ट्रेवल होकर के जब अर्थ तक आता है, तो बीच में जो मीडियम वो खाली नहीं है, एक्चुअली वहां पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो ये वाला चीज जब बोला ना तो बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में हो गए कि भाई ये कुछ खाली वाली जगह है, तुम उसको बोल रहे हो लाइट ट्रेवल करके आता है तो उसको मीडियम चाहिए, और मीडियम ईथर है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आया मैक्सवेल और उसने वेव को सपोर्ट करा। बोला कि एक्चुअली जो भी बातें इसने बताया है अप्रोक्सीमेट सबका सब चीज सही है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्ट से आगे ट्रेवल करता है या आगे प्रोपागेट करता है। तो वो बात बहुत दमदार थी जो मैक्सवेल ने बोला। वो बात उस टाइम क्या थी, बहुत ही दमदार थी। तो पहली बार न्यूटन को थप्पड़ लगा था, बेचारे की बात फेल हो गई। न्यूटन ने जो कर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया था वो फेल हो गया। बहुत मतलब 100 चीजों में एक चीज बेचारे के फेल हुआ, तो बुरा तो लगेगा ही। ठीक है, उस गम में 2-3 दिन दारू वारू पिया, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, कुछ और खोज दिया। उसके लिए कॉमन नॉर्मल बात थी। ठीक है, तो वो पढ़ने वाला, अब वही पढ़ रहे थे। तो हुआ क्या ना, बाद में फिर एक साइंटिस्ट आया प्लैंक्स ने बोला कि जो लाइट है वो क्या है, लाइट पार्टिकल है। उसने प्रूफ करके भी दिखा दिया। फिर उसको सपोर्ट किसने करा था, आइंस्टीन ने भी सपोर्ट करा था क्वांटम के चलते। अब फिर बाद में आया भैया एक ड्रिब्रोगली में ना लड़ो मत बे। जो लाइट है ना ये दोनों सेम, दोनों मतलब आइडेंटिटी कैरी करता है। सबको चुप कराया कि भैया काहे लड़ रहे हो, पढ़े लिखे लोग हो यार, और रिक्शा छाप जी से लड़ रहे हो। तो फिर उसने बताया कि देखो लाइट जो है ना उसके पास दोनों आइडेंटिटी है, वो वेव भी है और साथ ही साथ क्या है, पार्टिकल भी है। तो जब वेव नेचर देखना है तो वेव नेचर देखो, जब पार्टिकल नेचर चाहिए तो फिर पार्टिकल नेचर देखो, लड़ कह रहे हो। तो उसने बताया। अब देखो, अब इंसान कुछ बता देता है ना बढ़िया चीज, तो उसके दिमाग में चलने लगता है खुरपाती। ठीक है, उसको था कि लाइट भैया क्या है, वेव है। और मैंने बाकी लोगों ने प्रूफ क्या कर दिया, पार्टिकल। तो हो सकता है जो पार्टिकल की तरह दिख रहा है उसके पास वेव प्रॉपर्टी हो या वेव नेचर हो। उसके चलते क्या आया, मैटर वेव। अब उसने एक बात बोला ना कि जितनी भी मूविंग चीजें है ना सबके सब क्या करती है, वेव जनरेट करती है। जितनी भी मूविंग चीजें हैं सबके सब क्या करेंगी, वेव जनरेट करेंगे। और वेव जनरेट करने के लिए अगर वेव जनरेट कर रही है तो वेव को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। किसी भी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, अगर वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो क्या चाहिए हमें, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और
वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो साफ साफ था, अगर पार्टिकल v वेलोसिटी चल रहा है, वो वेलोसिटी हमारे पास है, पार्टिकल में मास है, उसका मास है, मोमेंटम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसने बोला कि वेवलेंथ भी हम निकाल लेंगे, लेकिन वेवलेंथ को अगली बार से मेरे नाम से बुलाना। तो उसको क्या बोलते थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसने बता दिया कि जो वेवलेंथ होता है ना, जो भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके चलते वेव जनरेट होगा, और उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, h अपॉन p, h अपॉन p या h अपॉन मोमेंटम, ठीक है ना। तो उसने बोला कि जो भी वेवलेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, h को डिवाइड कर दो बॉडी का जो भी मोमेंटम है उससे। मोमेंटम तो आएगा ही, मोमेंटम किधर से आ रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, तो जब भी मूव वेलोसिटी होगा तो बॉडी के पास वेव नेचर होगा। अब लोगों ने बोला कि अगर हम मूव कर रहे हैं तो मेरे पास होना चाहिए, तो बोला ना ना ना, ऐसे थोड़ा होता है कि तुम चल दोगे तो तुम्हारे साथ लहरें चलेंगी। वो बोला लहरें चलने के लिए जो पार्टिकल का डायमेंशन है वो वेव से कंपेरेबल होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे अगर वेवलेंथ 10⁻⁴ समथिंग नैनोमीटर में या 10 एंगस्ट्रॉन आ रहा है, तो जो साइज होना चाहिए ना इससे कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब 9 एंगस्ट्रॉन 8 एंगस्ट्रॉन इसके आसपास होना चाहिए। तो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं चल रहे हैं फिर भी उनको हम एज ए वेव क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब वेव उनसे जो प्रोड्यूस होता है, जो वेवलेंथ कंपेयर करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p से, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, और उसके कंपैरिजन में उस बॉडी का साइज क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो वेव सारे बॉडीज से निकलता है, लेकिन कंपैरिजन जब करते हैं तो बहुत सारी बॉडीज क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। अब फेल जो जो बॉडी हो गई उसको एक्सक्लूड कर दो, हमें पढ़ना क्या है, जो पास हुआ। पास हुआ कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब पास हो गए। इन्होंने बोला कि जो हमसे वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो साइज है या जो भी मतलब वेवलेंथ है वो किसके बराबर है, पार्टिकल के साइज से कंपैरिजन कर सकते हो। और जो वहां से वेव निकला उस वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। क्लियर। चलो तो पहला लिखना न्यूटन कर्पस्क्यूलर थ्योरी, मैटर वेव में लिखेंगे न्यूटन कर्पस्क्यूलर थ्योरी। लिखना अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन light consists of, according to Newton, light consists of small tiny particles, small tiny particles, small tiny particles, small tiny particles, TINY, tiny particles, called 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 corpuscles, बोर्ड पे लिखा हुआ, called corpuscles, called corpuscles, full stop। नेक्स्ट लिखोगे हाइजीन्स थ्योरी, न्यूटन्स खत्म हो गया, नेक्स्ट हाइजीन्स थ्योरी, HY, हाँ हाइजीन्स थ्योरी लिखना, लिखना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हाइजीन्स HUYGENS हो गया। लिखना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी this theory light has wave nature, according to this theory light has wave nature, light has wave nature, full stop। according to hygiene, according to hygiene, according to hygiene
space is filled with, space is filled with, according to hygiene, space is filled with hypothetical medium, space is filled with hypothetical medium called ether, called ether, ether, अब वही जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना ईथर, वही वाला, कॉल्ड ईथर, थ्रू विच लाइट प्रोपागेट, थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स इन स्पेस, थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स इन स्पेस। नेक्स्ट निकला मैक्सवेल्स, मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्सवेल्स थ्योरी देखना, वेव थ्योरी प्रपोज्ड बाय, वेव थ्योरी प्रपोज्ड बाय हाइजेंस, वेव थ्योरी proposed by Huygens has some limitations, has some limitations. Wave theory proposed by Huygens has some limitations, which was corrected by Maxwell, which was corrected by Maxwell, which was corrected by Maxwell. According to him, according to him, according to him, light is electromagnetic wave, light is electromagnetic wave which does not require any medium, which does not require any medium, which does not require any medium for its propagation. Does not require any medium for its propagation. Next one is Max Planck, Max Planck quantum theory of light, Max Planck quantum theory of light. इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो लास्ट टॉपिक था यही पढ़े थे, मैक्स प्लैंक से क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, according to Planck, according to Planck, light is made of, according to Planck, light is made of small particles called photons. According to Planck, light is made of small particles called photons, which was proved through, which was proved through black body radiation, which was proved through black body radiation. अब देखो न्यूटन ने जो बोला था ना वो तो खत्म हो गया, अब लोगों ने मान लिया कि लाइट क्या है, वेव है, सबने मान लिया, सब मानते मानते चल रहे थे, फिर ये भैया आ गए, कौन, मैक्स प्लैंक, इन्होंने बोला कि लाइट क्या है, तुमने, अरे अच्छा मान लो तुम आज से प्लैंक हो, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि देखो भैया लाइट जो है वो एक्चुअली में पार्टिकल था, न्यूटन ने सही बोला था। तो ऐसे कोई नहीं मानता ना, जो साइंटिस्ट है ना बड़े पागल इंसान होते हैं, वो जब तक उनको प्रूफ नहीं दोगे क्या होगा, नहीं माने, बोले प्रूफ करके दिखाओ, तो उसने करके दिखा दिया, फिर सब लोग पागल हो गए, कोई नवरत्न तेल लगा रहा है, कोई हिंग में लगा रहा है, किसी का दिमाग मतलब
चल नहीं रहा है, तो फिर आया डिब्रोगली, बोला कि हम तुम्हारे नहीं है। अरे वो सबको जो बचाता है संकट से, क्या बोलते हैं उसको, जो सबको संकट से बचाता है, सुपर। हाँ, चलो हम तुम्हारे सुपरमैन है। उसने बोला कि लड़ो मत बे, लाइट क्या है, लाइट के पास डुअल नेचर है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ नेक्स्ट लिखना, डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली, अरे डी ब्रोगली कितना बार देखे हो, डी अलग, ब्रोगली अलग। हाँ हाइपोथेसिस, ये भी लिख दे रहे हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस, जल्दी लिखो जल्दी, अकॉर्डिंग टू दिस light has dual nature, light has dual nature, according to this light has dual nature, that is wave nature as well as particle nature, wave nature as well as particle nature. Phenomena like phenomena like phenomena like interference, phenomena like interference, reflection, refraction, refraction and diffraction, and diffraction and diffraction is due to is due to is due to wave nature of light, is due to wave nature of light, is due to wave nature of light, and 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 photo and phenomena like photoelectric effect, photoelectric effect and phenomena like photoelectric effect, black body emission, phenomena like photoelectric effect, black body radiation justify justify particle nature, justify particle nature. फुल स्टॉप। अब लिखेंगे, पैराग्राफ छोड़ के लिखना। अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली, according to de Broglie, moving particles moving particles moving particles are also associated with moving particles are also associated with waves, are also associated with waves which are called matter waves, which are called matter waves or de Broglie waves, or de Broglie waves. Matter waves or de Broglie waves. देखना, if a particle of mass m, पैरा छोड़ के लिखो, if a particle of mass m is moving with velocity, if a particle of mass m moving with velocity then 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 wavelength of
then wavelength of matter wave, then wavelength of matter wave is given as, then wavelength of matter wave is given as lambda equals to h by p, where p is equal to mv, given as lambda equals to h by p, जहाँ p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होगा, लिखना। एंड दिस इज कॉल्ड and this is called and this is called and this is called de Broglie wavelength. This is called de Broglie wavelength. Full stop. Moving particles like electron, comma proton, comma neutron, comma alpha particle, etc. are associated with matter wave, चलो तो ये एक नया काइंड का वेव आया था, तो इसके बारे में लोगों ने डिस्कस करना शुरू करा और वेवलेंथ निकाल लिया। ठीक है, वेवलेंथ उसी ने खुद बता दिया। अब यही एक ही चीज था, इसको आगे एक्सटेंड करके बहुत सारी चीजें मिल सकती है। अगर लैम्डा निकालना h बाई पी, और ये जो मोमेंटम है ना, अब ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, मास पे और वेलोसिटी पे है। ठीक है, और वेलोसिटी कहाँ से आएगा, वेलोसिटी लाने के बहुत सारे तरीका, कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, उससे एक्सेलेरेट कर दो। तो अगर वो एक्सेलेरेट करना चाहते हो तो उसके लिए चार्ज पार्टिकल चाहिए। जो भी पार्टिकल मैंने लिखवाया ना, उसमें दो टाइप के पार्टिकल है, एक चार्ज और दूसरा न्यूट्रल वाले हैं। तो जो चार्ज वाले हैं ना, उनको मोशन करवाना बहुत ईजी है। अगर यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 इस पॉइंट पे रखोगे तो ये मूव करके यहाँ पे जाएगा, कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, उसके चलते काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आए तो फिर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात होती है अगर पार्टिकल क्या हो, न्यूट्रल हो, फिर उसको कहां से एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी। हाँ, फोर्स कर दिया तो धक्का दे सकते हो, या फिर अगर कुछ नहीं दिया और टेम्परेचर दिया होगा, तो अगर किसी कॉमन टेम्परेचर पे देखोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे देखोगे तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर के वो रैंडमली इधर उधर मूव करता है। तो अगर फोटोन के पास, फोटोन तो क्या है, चार्ज पार्टिकल, सॉरी प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, फोटोन के बारे में डिस्कस नहीं करना, कोई न्यूट्रल बताओ, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को अगर मूव करवाना है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करो, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उस वेलोसिटी के चलते उसका मोमेंटम आएगा, वो डायरेक्टली यहाँ पुट करो, वहां से वेवलेंथ निकाल सकते हो। नेक्स्ट लिखेंगे, इसी को वेवलेंथ को ही अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वेवलेंथ पी का रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन P एंड E, या KE लिख दो, काइनेटिक एनर्जी, ये तो पता ही है सबको। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, P किसके बराबर होगा, √2mke, 2me। ठीक है, E जहां काइनेटिक एनर्जी है, E के बारे में जो भी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है, और इस काइनेटिक एनर्जी को पाने के दो तरीके हैं। इस काइनेटिक एनर्जी को पाने के कितने तरीके हैं, दो तरीका। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो,
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हम जब अप्लाई करेंगे किसके लिए करेंगे, जो चार्ज पार्टिकल है उसके लिए, तो ये चार्ज पार्टिकल के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी हम किसके लिए यूज करेंगे, अनचार्ज के लिए। Therefore, लेमडा को लिख सकते हो एच अपॉन टी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं क्या, बोलो 2m ई, ये भी एक फार्मूला होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली ये यूज कर लो, मोमेंटम दिया हुआ है तो एच अपॉन पी, वो डायरेक्टली फॉर्मूला है। अगर मोमेंटम की जगह एनर्जी दे दिया तो एनर्जी देगा तो उसके साथ साथ मास भी देगा। जैसे अल्फा पार्टिकल लियो तो अल्फा पार्टिकल का मास जानते हो, या इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो, पुट करो सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन ई का जो है वो दो केस डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पहला केस क्या है, ई जो है वो बराबर हो सकता है किसके बराबर, बोलो क्यू इंटू भी, होता है ना। ई किसके बराबर हो सकता है, क्यू इंटू भी। क्यू क्या है, चार्ज ऑन द पार्टिकल। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये ध्यान से, ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जिस दो पॉइंट के बीच में हमने क्या करा, पार्टिकल को मूव करवाया, उस दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये, ठीक है। तो ये अगेन किसके लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए। और दूसरा, एनर्जी किसके चलते आ सकता है, जिसकी वैल्यू 3/2 kT होती है, याद है। थर्मल के चलते जो भी एनर्जी आता था उसकी वैल्यू कितनी होती थी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था ना, 3/2 kT। के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये किसके लिए यूज करेंगे, अनचार्ज पार्टिकल के लिए। अरे ब्लू वाला दिख रहा है ऑनलाइन वालों को, बस मैटर वेव खत्म, मैटर वेव खत्म। अरे अब इसमें क्या ही पढ़ा लेंगे, अब ई सवाल में क्या चेंज करेगा ना, ई की जगह कब ये वी दे देगा, ठीक है। यहाँ पे जो जनरली जो सवाल आते हैं ना कंपैरिजन करने को आता है, बताओ कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा अल्फा के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दूसरे का कंपैरिजन करना होगा कि बताओ लेमडा का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। अभी सवाल करेंगे ना, देखेंगे। बस इतना ही है मैटर वेव में, ज्यादा कुछ है नहीं। तुम क्या चाहते हो, और कुछ पढ़ा दे, लिख लो फिर, सवाल करो। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं यार, क्या ही पढ़ाएंगे। वो ग्राफ व्राफ है, ग्राफ दे देगा लेमडा वर्सेस एम के बीच में, तो प्लॉट नहीं कर पाओगे। वेवलेंथ वर्सेस मास के बीच में ग्राफ देगा तो नहीं प्लॉट कर पाओगे। अरे इसमें जो भी ग्राफ होता है ना वो हाइपरबोलिक होता है, सबके सब ग्राफ। यहाँ पे देखो ग्राफ कौन कौन सा आता है, पहला ग्राफ देगा लेमडा वर्सेस पी का। अब इसका रिलेशन क्या है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से। या अगर मास दे दिया, मास चेंज कर रहा है तो रूट एम, ग्राफ ऐसे ही रहेगा। फिर अगर एनर्जी भी दे दिया ना तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ग्राफ इसमें चेंज ही नहीं होता है हमेशा। क्या होगा, हाँ ऐसा टेढ़ा घुमा दो, ठीक है। अब ऐसा मत घुमा देना, टेढ़ा घुमाने नीचे से, हाँ हाइपरबोला ही बनाना है। अरे एज कांस्टेंट है भाई, हे राम भाई, एज कांस्टेंट है। क्या चाहते हो, प्लैंक्स को जिंदा कर दे, वही पढ़ाएगा फिर तुमको। चलो सवाल करो यार, मेरे कुछ कितना टाइम हो रहा है, लग रहा है 10 मिनट में छोड़ देंगे। चलो, हाँ भूखे हो ही तुम लोग, क्या देखो इतना शाम को ना हमको भी पढ़ाने का कम ही मन करता है। 4 बजे के बाद ना मेरा दिमाग कहीं और रहता है यार, फिर 4 बजे के बाद पढ़ा, अभी 4 बज गया। रुक जाओ यार, रुक जाओ, सवाल ढूंढ ले दो, हल्ला नहीं करो, नहीं तो फिर तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा।
सही बोल रहे हैं ना? लिखना, कैलकुलेट द इफेक्टिव मास, कैलकुलेट द इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन, कैलकुलेट द इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन, कैलकुलेट द इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन। अच्छा एक चीज इसमें बताना भूल गए, चलो अभी बता देंगे। कैलकुलेट द इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन, फोटोन ऑफ वेवलेंथ, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉन, 0.01 एंगस्ट्रॉन। करो, हम करें? सवाल खत्म हो चुका है, फिर मेरा चेहरा देख रहे हो, करना है। बातें नहीं, अरे अपना अपना करो ना। सब साथ में रहते हो क्या? कितने लोगों का हॉस्टल सेम है? बिछड़ गया? अच्छा इसीलिए इतना डिस्कशन कर रहे हो? नहीं नहीं, पहले सवाल कर लो फिर डिस्कशन करना, नहीं तो फिर हम डिस्कशन में आ जाएंगे। क्या हुआ? अरे पहले फोटोन बोले हैं, फोटोन, फोटोन, प्रोटॉन नहीं बोले थे भैया, फोटोन बोले थे सवाल में। हाँ फोटोन था। हमको पता है ना कि जिधर पढ़ाते हैं उधर ही तुम्हारा दिमाग होता है। लास्ट क्लास वाला तो उड़ा दिए होगे सब, लास्ट का लास्ट, लास्ट क्लास वो सब उड़ गया होगा। ये जो सवाल था ना इस क्लास का नहीं था। भाई फिर यही से निकाल लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं निकलता है ना। कैसे मास? फोटोन के लिए एनर्जी के दो फॉर्मूला, E इक्वल्स टू एस सी बाई, अरे तो यहां से मास कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो? लो यार, फोटोन के लिए नहीं, फोटोन के लिए और मैटर वेव के लिए एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कैसे हो सकता है? यही लिख के बैठे हो, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई। हाँ ठीक है, यहां से पहले सोचो यार, इधर बाद में आ सकता है, लेकिन जो मेन चीज है ना, फोटोन क्या था? फोटोन का अपना, फोटोन पार्टिकल था, उसको किस में कन्वर्ट किया गया? मतलब वेव था, वेव से वो उल्टा आया है। जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था ना, जब हमने प्रूफ कर दिया कि लाइट वेव था, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, फिर डी ब्रॉगली का दिमाग लगा कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तब वेव आया। पहले तो मैं क्या करना था ना, फोटोन से रिलेटेड जो था उसमें क्या था, एनर्जी एमसी स्क्वायर के बराबर किसके चलते? आइंस्टीन ने बताया। और एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा, तो वहां से मास निकाल सकते हो, वही कैलकुलेट करना। बाद में कैलकुलेट करोगे इधर पहुंच जाएगा, लेकिन पहले ही इधर पहुंच जा रहे हो। सिंप्लीफाई करो जल्दी। Sir, 2.2 into 10 to the power minus 32. एक मिनट देखने दो आंसर। 2.2 इंटू 10⁻⁻30, हाँ सही है। बात है नहीं, हाँ तो कर भी सकते हैं। अभी फिर वो रेडिएशन लिखाना शुरू कर देंगे या रेडियो एक्टिविटी। हाँ तो पहले सवाल करो ना, एकदम आसान सा सवाल है, फिर भी नहीं कर पा रहे। हो गया? अच्छा बाकी कर लोगे?
हाँ चलो, एक छोटा सा चीज छूटा था वो बता दे। देखो जो फोटोन था ना, फोटोन से थोड़ा सा कम है। सवाल ये हो गया, सबका आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ -30, ठीक है, इतना सबका आना चाहिए केजी। अभी थोड़ा सा समझते हैं, हमने पहले रेस्ट मास पढ़ा था फोटोन का। रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और जब मूव करता है तो उसके चलते mc² का फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी क्या है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका रेस्ट मास कुछ ना कुछ पहले से है। जो भी पार्टिकल है उसका रेस्ट मास पहले से कुछ है। जैसे मास है इलेक्ट्रॉन का जिसको me से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मास है प्रोटॉन का। तो जब रुका होगा ना तो उसको मेजर करोगे, इतना मास फोटोन, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बताएगा। अरे बात समझ में, जो कि फोटोन के साथ नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा है, जब ये रुका हुआ था, जब चलेगा फिर क्या होगा मास के साथ, तो फिर यहाँ टपके कौन से? आइंस्टीन। और उसके चलते एक टर्म आया इफेक्टिव मास या फिर रिलेटिविस्टिक मास। नाम सुने हो रिलेटिविस्टिक मास का? वो पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसने बताया जब भी कोई पार्टिकल चलता है ना, कोई भी पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मास चेंज हो जाता है। जो रेस्ट मास रहता है वो मास प्रेजेंट नहीं रहता है। आ रही बात समझ में? और उस मास को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक मास या फिर इफेक्टिव मास। तो लिखना, नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास लिखना, if rest mass of a particle if rest mass of a particle is m if rest mass of a particle is m if rest mass of a particle is m rest कौन सा? फ्रेश नहीं, रेस्ट। इफ रेस्ट, सब मिक्स हो गया। if rest mass of a particle is m and it is moving with velocity v, it is moving with velocity v, then its effective mass or relativistic mass, रिलेटिविटी जानते हो ना? हाँ, तो रिलेटिव तक लिख दो। नहीं, कुछ कुछ का देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन। रिलेटिविस्टिक सही है। देखो हाँ, देखो ये सही लिखा है, रिलेटिविस्टिक। चलो कुछ भी लिख दो। हाँ, रिलेटिविस्टिक मास इज गिवन एज relativistic mass is given as आधे मुंह देखने लगते हैं कि क्या लिखे है। m डैश इक्वल्स टू m अपॉन √1 माइनस v²/c²। ठीक है, इसमें से ना एक बहुत ही मस्त चीज निकल गया था। इसने बताया कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो इतना मास इफेक्टिव दिखेगा। अगर उसका स्पीड c के बराबर हो गया तो क्या होगा? मास अगर c के बराबर हो गया फिर ये 1 माइनस 1 0 m डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड। मतलब कोई भी बॉडी है ना, इसके चलते उसने बताया कि कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, फोटोन को छोड़ के वो लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता। अरे बात समझ में? अरे इसमें जब लाइट की स्पीड से चलोगे तुम्हारा मास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक मास वाले पार्टिकल का जिसका रेस्ट मास कुछ है पहले से और उसका मास वेलोसिटी के चलते अनडिफाइंड हो जाए, क्या है? फिजिक्स के लैंग्वेज में अपराध है। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। तो आइंस्टीन ने बोला कि दुनिया में कोई भी ऐसा, तभी तो उसने बोला कि जो भी लाइट होता है उसकी स्पीड क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। जो कि अभी लड़ाई चल रहा है कुछ एंटी न्यूट्रिनो को चलते हैं। अभी वो प्रूफ होना बाकी है, लेकिन आइंस्टीन ने इससे ये फॉर्मूला दे करके बता दिया कि भैया c के बराबर कर दो। अगर कोई पार्टिकल है उसका मास अनडिफाइंड हो जाएगा, और मास अगर अनडिफाइंड हो गया तो फिजिक्स से बाहर हो गया। ठीक है, चलो काम खत्म, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.